हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वाले मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल है। और एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम से इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, वो भी आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है और डेमो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स ये भी इसमें उपलब्ध कराई गई हैं दोनों ही कोर्सेज में, ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हेन इज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 8 मार्च। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इस डे को और इसका थीम। इंटरनेशनल वीमेंस डे पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम रहेगा फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। 2025 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इसकी 30th एनिवर्सरी भी है। जो ये बीजिंग डिक्लेरेशन है ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, वीमेंस राइट्स को भी प्रमोट करता है। 1995 में से अडॉप्ट किया गया था बीजिंग चाइना में, जब 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन आयोजित की गई। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड, one connecting सोनप्रयाग एंड डैश एंड द अदर गोविंद घाट एंड हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। केंद्र ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से एक सोनप्रयाग और केदारनाथ को जोड़ेगी तथा दूसरी गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा को जोड़ेगी। तो सही आंसर ऑप्शन ए है केदारनाथ। तो यूनियन कैबिनेट ने 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है उत्तराखंड में, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत। इन प्रोजेक्ट्स में एक तो है 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में, और 2.4 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा जो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से कनेक्ट करेगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जो रोपवे है ये 4081 करोड़ रुपए की कॉस्ट और बनेगा और 18,000 पैसेंजर्स एक दिन में रोपवे से यात्रा कर पाएंगे। और जो करंट ट्रैवल टाइम है 8 से 9 घंटे का, वो केवल 36 मिनट का रह जाएगा। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे, इसकी टोटल कॉस्ट होगी 2730 करोड़ रुपए की और 21 किलोमीटर का एक ट्रैक होता है फ़िलहाल हेमकुंड साहिब तक का, तो जिसे अभी या तो पैर से चलकर कर सकते हैं या फिर पौनी से या फिर पालकी से, तो अब रोपवे के जरिए उसको किया जा सके। हालांकि इसमें समय लगेगा, 4-5 साल तो लग ही जाएंगे इसे बनने में। ऑस्ट्रेलियन बैटर स्टीव स्मिथ मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट विच टीम इन 2010? ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 2010 में किस टीम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गई थी। हालांकि स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 खेलते रहेंगे। देखिए, जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी रिटायर होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे बैंक के एग्ज़ाम में शिखर धवन का पूछा था, जब वो रिटायर हुए थे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट स्टीव स्मिथ ने 2010 में अपना डेब्यू किया था और लेग स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर 170 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेले, 5800 रन बनाए हैं। दूसरा भी इसी तरह का न्यूज़ है क्रिकेट से ही। वेटरन बांग्लादेश विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम, इन्होंने भी ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 20 साल पहले इन्होंने ओडीआई डेब्यू अपना किया था और 274 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 94 टेस्ट भी खेले हैं, 102 T20 खेले हैं। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली पार्टिसिपेट इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन ए है हर्षिल, उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। साथ ही हर्षिल, उत्तराखंड में एक ट्रैक और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई है। माँ गंगा की जो विंटर सीट है मुखवा, हर्षिल, उत्तराखंड में, यहाँ पर इन्होंने पूजा भी की है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। तो जो भी विंटर सीट्स हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड अजय भादु टू विच पोजीशन? भारत सरकार ने हाल ही में अजय भादु को किस पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अजय भादु, इन्हें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, PSUs के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम उसमें इंटरव्यू में, तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बता देता हूँ। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है या फिर PSU है या फिर कोई और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहती है तो इस मार्केट प्लेस पर आकर वो परचेज कर सकती है। इस पर कई सारे वेंडर्स रहते हैं। तो जैसे सरकारी स्कूल के लिए कुर्सियाँ चाहिए, ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर आई, उन्होंने चेयर लिखा, सर्च किया, तो जो भी लोग चेयर बेच रहे हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट जो भी बाय करना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, को दिख जाएंगे जो भी चेयर बेच रहे हैं, व्यापारी हैं जो भी, ठीक है। तो अपने हिसाब से प्राइस कंपेयर कर सकें कि कौन अच्छी क्वालिटी का दे रहा है और वो भी कम दामों में, क्लिक करके वहाँ पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं सरकार और उनको डिलीवर हो जाएगा। वेयर वॉज द विविधता का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का 2nd एडिशन इनॉग्रेट किया है और राष्ट्रपति भवन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो ये 2nd एडिशन है ये 5 सदर्न स्टेट्स पर फोकस कर रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। Which country received the grant of $1 million for food fortification from the Indian government? किस देश को भारत सरकार से खाद्य सुदृढ़ीकरण के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है लाओ PDR या फिर लाओस। इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन का ग्रांट दिया है गवर्नमेंट ऑफ लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अंडर इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। This grant will support the project titled Strengthening Large-Scale Food Fortification, the case of investing in rice fortification। लाओस की बात करें, कैपिटल है इसके वियंतने, करेंसी है लाओसियन की। Which bank launched CBDC based loyalty cashback program for merchants? किस बैंक ने व्यापारियों के लिए CBDC आधारित लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित एक लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है मर्चेंट्स के लिए, फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर। तो इसके जरिए देखिए जो भी मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, तो POB मर्चेंट ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पर वो अपने कस्टमर्स के लिए कैशबैक या लॉयल्टी प्रोग्राम खुद से चला सकते हैं। जैसे किसी व्यापारी का अकाउंट बना दे कि आप खरीदोगे तो आपको इतना कैशबैक हम देंगे, 10 रुपये का सामान खरीदोगे तो 1 रुपये का कैशबैक देंगे, इस तरह से। वरना क्या होता है, फिर अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है कैशबैक के लिए, उनके अकाउंट में डालने के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पर केवल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर करना है BOB मर्चेंट ऐप में और आप अपने आप ही अपने कस्टमर का कैशबैक प्रोग्राम बना सकते हैं। वेयर वॉज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। इंडियन एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्ट किया है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, और इसमें एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, मैरीन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी एंड गरुड़ स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। Who won the singles final at the Bengaluru Open 25 टेनिस टूर्नामेंट?
बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में एकल फाइनल किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ब्रेंडम हॉल्ट। ब्रेंडम हॉल्ट यूएसए से है। इन्होंने अपना सेकंड एटीपी चैलेंजर सिंगल्स टाइटल जीता इस सीजन का। जापान के शिंतारो मोचिजुकी को हराया इन्होंने बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में। वहीं इंडियन टेनिस प्लेयर अनिरुद्ध चंद्रशेखर और इनके पार्टनर चाइनीज ताइपे के रे हो, इन्होंने डबल्स टाइटल इसमें जीता है। Who won the Best Film Award at the 78th British Academy Film Awards BAFTA 2025? 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार BAFTA 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है कॉन्क्लेव। 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स BAFTA ये हाल ही में लंदन में आयोजित हुए और कॉन्क्लेव ने यहाँ पर 4 अवार्ड जीते हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म भी आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड इन्होंने जीता। ब्रूटलिस्ट इसने भी 4 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट डायरेक्टर के भी जीते, बेस्ट एक्टर के भी जीते। माइकी मेडिसन इन्होंने न केवल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एनोरा में अपने रोल के लिए, वहीं ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी जीता है। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स की बात करें, बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव रही है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव रही है, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल माइकी मेडिसन, और बाकी सपोर्टिंग रोल देख सकते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सीन बेकर एनोरा के लिए, और एडेप्टेड स्क्रीन प्ले सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, ये सभी ओरिजिनल स्कोर जो महत्वपूर्ण है मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, ई राइजिंग स्टार अवार्ड, बाफ्ता फेलोशिप, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा, ये सभी। तो देख लीजिएगा, आज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। What is the name of the centralized database portal for corporate bonds launched by SEBI? SEBI द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए शुरू किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है बॉन्ड सेंट्रल। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। तो एक सिंगल सोर्स रहेगा जहां पर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। इस पोर्टल का नाम है बॉन्ड सेंट्रल। इसको डेवलप किया गया ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन द्वारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है गुरुग्राम। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसे इस्टेब्लिश किया गया अहिंसा विश्व भारती द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ जैनाचार्य लोकेश। इनोग्रेट किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, जाने माने कथावाचक मोरारी बापू और गोविंद देव गिरी के द्वारा। What percentage of its stake has the State Bank of India decided to divest in Jio Payments Bank? भारतीय स्टेट बैंक ने जियो पेमेंट्स बैंक में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 17.8%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसके जितने भी 17.8% स्टेक हैं जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में, वो इसको डाइवेस्ट कर देगा, बेच देगा। ठीक है, जो जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, जॉइंट वेंचर है एसबीआई और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में। तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है एसबीआई के स्टेक प्राप्त करेगा 104.5 करोड़ रुपए में। इसके बाद अब जो जियो पेमेंट्स बैंक है ये होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टेक हैं वो 82.17% है जियो पेमेंट्स बैंक में। आप जानते हैं फिलहाल 5 पेमेंट्स बैंक है हमारे देश में, रिटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक मैक्सिमम कस्टमर डिपॉजिट जो अपने पास होल्ड कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए है। विच स्टेट इन इंडिया विल स्टार्ट अ मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टू आइडेंटिफाई मिसलीडिंग रिपोर्ट्स? भारत का कौन सा राज्य भ्रामक रिपोर्टों की पहचान करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र शुरू करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। देखिए, न्यूज़ जो आती हैं चाहे वो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हो, उनको एनालिसिस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी है 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ।
तो जो न्यूज़ कंटेंट है उसको कलेक्ट करेगा, इवेल्युएट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वो फैक्चुअली सही है कि नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है। What is the name of the portal launched by Union government that will assist with developing artificial intelligence models and tools? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और उपकरण विकसित करने में सहायता करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है एआई कोश। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं इंडिया एआई मिशन की एनिवर्सरी के दौरान नई दिल्ली में। इनमें जो मिशन लॉन्च किए गए वो है एआई कोश, इंडिया ई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, एआई कंप्यूट पोर्टल, एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स, आई कोट एआई मिशन कर्मयोगी, इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सीलेरेशन प्रोग्राम विद स्टेशन एफ, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। तो जो एआई कोश है ना, ये क्या है? नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा इसमें शामिल है, मतलब डेटा सेट्स है जिसमें नॉन पर्सनल डेटा को जो है रखा गया है और 316 डेटा सेट्स है इस तरह के इसमें। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम बनाने होते हैं ना एआई संबंधित, तो वहाँ पर इन डेटा सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। एआई कंप्यूट पोर्टल 10,000 GPUs प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, स्टेशन एफ और HEC पेरिस के साथ मिलकर इंडिया एआई मिशन ये एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च करेगा इंडियन एआई स्टार्टअप्स के लिए, जो एआई के क्षेत्र में इंडियन स्टार्टअप हैं, ताकि उनमें थोड़ी तेज़ी आ सके उनके कार्य में, ठीक है। तो उसको लॉन्च करेगा और 4 मंथ का इमर्सिव प्रोग्राम है ये। अच्छा, इंडिया एआई की हम बात कर रहे हैं, इसकी एनिवर्सरी है, तो मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। 7 कोर पिलर्स हैं इसके, यही एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया एआई मिशन के कितने पिलर्स हैं, तो आंसर क्या होगा? 7 कोर पिलर्स। इंडिया एआई कंप्यूट, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड MOU विद द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसके MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ, ताकि जो डेवलपर्स हैं, होम बायर्स हैं, उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड की जा सके ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पर। तो इंडियन ओवरसीज बैंक क्या करेगा? अपने जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं और डेवलपर्स को ऑफर करेगा, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, खास करके किस तरह का जो ग्रीन बिल्डिंग बनती है, जो ग्रीन रेट जो या फिर ग्रीन बिल्डिंग जिन्हें रेटिंग मिली हुई है, इस तरह कंस्ट्रक्शन संबंधित है, उन्हें जो है फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करेगा, वो भी किफ़ायती दरों पर। मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड हैज़ फोर्स्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद विच कंपनी टू इनहेंस मोटर इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी? मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने मोटर बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप किया है हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो मोटर इंश्योरेंस है, ठीक है, वो हमारे देश में उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके। तो जो हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये मैग्मा जनरल इंश्योरेंस की जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो अपने कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स को जो है ऑफर करेगा, मतलब उनके जो ओनर्स हैं उनको ऑफर करेगा। हु रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर इनोवेशन इन 2024-25 2024-25 में नवाचार के लिए विजिटर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रोफेसर सरिपेल्ला श्रीकृष्णा। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 को इनोग्रेट किया है राष्ट्रपति भवन में। इन्होंने 8th विजिटर्स अवार्ड भी प्रेजेंट, इन्होंने 8 विजिटर अवार्ड्स जो है प्रेजेंट किए हैं इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो विजिटर्स अवार्ड फॉर इनोवेशन दिया गया है प्रोफेसर सरिपेल्ला श्रीकृष्णा को, और विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंस ये दिया गया है प्रोफेसर अश्विनी कुमार नांगिया को। विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज दिया गया है प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती, प्रोफेसर राजकुमार, प्रोफेसर
इन चक्रवर्ती और राजकुमार का रीज़न दिया गया है कि इन्हें क्यों दिया गया। विजिटर्स अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दिया गया डॉक्टर वेंकटेश वर्लू चिंताला को। अब क्यों दिया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल नाम याद रखिएगा इनके। हु वॉन द डबल्स टाइटल एट द दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है यूकी बामरी एंड एलेक्सी पॉपरिन। इंडिया के यूकी बामरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन इन्होंने डबल्स टाइटल जीत लिया है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में। और इन दोनों ने फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन को हराया है। मैन सिंगल्स ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास ने जीता। विमेंस सिंगल्स रशिया की मीरा एंड्रीवा ने जीता। विमेंस डबल्स जीता है कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम? किस कंपनी ने चंद्र सतह संचार प्रणाली विकसित की है? सही आंसर ऑप्शन है नोकिया। तो नासा जो है मोबाइल नेटवर्क स्थापित करेगा मून पर, और इंट्यूटिव मशीन्स IM-2 मिशन है नासा का, इसी का हिस्सा है ये, और इसके लिए लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है नोकिया के द्वारा, इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो नेटवर्क है ना, ये सेम सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा जो मोबाइल कम्युनिकेशन अर्थ पर यूज़ करते हैं, इसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसी तरह की कनेक्टिविटी मून के साथ की जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या फिर फ्यूचर मून्स मिशन है उनके लिए कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, एस्ट्रोनॉट भी टच में रहेंगे। एज पार्ट ऑफ द मिशन 2 लूनर मोबिलिटी व्हीकल्स जिनका नाम इंट्यूटिव मशीन्स माइक्रो नोवा होपर है और लूनर आउटपोस्ट मोबाइल ऑटोनोमस प्रोस्पेक्टिंग प्लेटफॉर्म रोवर है, इन दोनों को भी सेंड किया जाएगा। हाउ मच हैज़ इंडिया पेड टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट फॉर 2025? भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में कितनी राशि का भुगतान किया? सही आंसर ऑप्शन डी है 37.64 मिलियन $। भारत ने 37.64 मिलियन $, पे किए हैं यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट को 2025 के लिए, और उन 35 मेंबर स्टेट्स में शामिल हो गया जिन्हें ऑनर रोल प्रदान किया गया, यानी कि इन्होंने डेडलाइन से पहले 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो है कंट्रीब्यूशन वो UN को पे किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर? भारत सरकार ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है नेपाल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने MOU साइन किया है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल रहेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में केवल आपको ये याद रखना होता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने की नीड नहीं होती है। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद पेटीएम टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन अमंग इट्स मर्चेंट पार्टनर्स? किस बैंक ने अपने व्यापारी भागीदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है RBL बैंक। तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसने पार्टनरशिप की RBL बैंक लिमिटेड के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके RBL बैंक के जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच में। तो पेटीएम साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन प्रोवाइड कराएगा RBL बैंक के जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं उन्हें। RBL बैंक अपनों का बैंक, इसकी टैगलाइन है हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 10। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार ये 10 मार्च 2022 को मनाया गया था। 3 फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वुमेन जजेस से संबंधित। अन्ना चांडी इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज रही और फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज रही इंडिया की। जज की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं, जज। फातिमा बीवी की बात करें, फर्स्ट फीमेल जज रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1989 में, उसके बाद फिर तमिलनाडु की गवर्नर भी बनी। लीला सेठ ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रही किसी भी हाई कोर्ट की भारत में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी ये 1991 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट को देखेंगे। Who has been appointed as the administrator of New India Cooperative Bank Limited? आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है श्रीकांत। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 56 के तहत जो इन्हें पावर मिली है उसके जरिए जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर लिया, यानी कि अपने हाथ में ले लिया है अगले 12 महीने के लिए। साथ ही फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्रीकांत इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है इस बैंक का, ताकि जो भी बैंकिंग अफेयर्स हैं इस बैंक के रोज़मर्रा के उन्हें इनके गाइडेंस में देखा जाएगा। साथ ही ये कमेटी ऑफ एडवाइज़र भी अपॉइंट की है जो इनको असिस्ट करेगी, उसमें रविंद्र शापरा हैं और अभिजीत देशमुख हैं। अब ये बैंक जो है ना तो किसी लोन को रिन्यू कर सकता है, ना ही कोई लोन दे सकता है, ठीक है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना ही कोई फ्रेश डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकता है। और जिनके भी से पैसे लगे हुए हैं 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आप ही जानते ही हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा रहता ही है, तो 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे जिसके हैं। हु रिसीव्ड द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ऑन बिहाफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसने प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी है पवित्र मार्गेरिटा। देखिए, ब्रिज टाउन बारबाडोस में एक सेरेमनी हुई है, यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल्स पवित्र मार्गेरिटा इन्होंने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड प्राप्त किया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भारत ने अपनी सहायता भेजी बारबाडोस को, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये 20 नवंबर 2024 में अनाउंस हुआ था ये अवार्ड, जब सेकंड इंडिया कैरिकॉम लीडर्स समिट हुई थी जॉर्ज टाउन गयाना में। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन जो कि को फाउंडर है चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट की, ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्हें रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज दिया गया है। तो वेटलैंड्स के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। टोटल 12 महिलाओं को दिया गया है ये, उनमें से एक जयश्री वेंकटेशन भी हैं। तो रामसर सेक्रेटेरिएट जेनेवा द्वारा अनाउंस किया गया है और 3 ग्रुपिंग्स रही जिसमें अवार्ड दिया गया, और जयश्री को दिया गया वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स कैटेगरी में। Who has been awarded the 2026 TWAS Award in Engineering and Computer Sciences by UNESCO? यूनेस्को द्वारा 2026 TWAS पुरस्कार इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में। इन्हें 2026 TWAS अवार्ड दिया गया है इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंसेज में, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा। ये एक बाइनियर अवार्ड है, 2 साल में एक बार दिया जाता है इंडिविजुअल साइंटिस्ट को किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज से जिन्होंने साइंटिफिक नॉलेज में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो। 9 जो साइंस के 9 फील्ड्स हैं उनमें से किसी एक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। विच बैंक लॉन्च द अनमोल सैलरी अकाउंट? किस बैंक ने अनमोल वेतन खाता शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए, PSUs के लिए साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। इस अकाउंट का नाम है अनमोल सैलरी अकाउंट, तो PSU एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें सीनियर सिटीजन्स जो है ना साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन दिया जा रहा है अप टू ₹1.5 लाख, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको 25,000 से 50,000 रुपये तक का कवरेज दिया जा रहा है साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन का। इसमें एक स्पेशल गोल्ड वुमेन भी है, इसमें कैंसर कवर है 5 लाख रुपए तक का। विच बैंक होस्टेड द 9th एडिशन ऑफ द इवॉल्व सेमिनार फॉर MSMEs? किस बैंक ने MSMEs के लिए इवॉल्व सेमिनार के 9वें संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने इवॉल्व जो कि एक नॉलेज शेयरिंग सेमिनार है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इसके 9th एडिशन को होस्ट किया है।
इस 9th एडिशन का थीम रहा फ्यूचर प्रूफिंग MSMEs फॉर द न्यू एज बिजनेस। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ RBI imposed ऑन रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। RBI ने रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 10 लाख रुपीज़। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर, क्योंकि RBI की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन 2017 है, इसके जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया गया। RBI ने 16.60 लाख रुपए इसकी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है विजनरी फाइनेंस पीर प्राइवेट लिमिटेड पर। इन्होंने भी NBFC पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन 2017 का अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर भी, जिसे फिंजी बोला जाता है। इन्होंने भी NBFC 2017 डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया। वहीं 40 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फेयर एसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर, फेयर एंड जिसे कहते हैं सेम, इन्होंने भी NBFC 2017 डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया है। Which agency organized प्रकृति 2025 a conference on carbon markets? किस एजेंसी ने कार्बन मार्केट्स पर प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। प्रकृति 2025 यानी कि प्रमोटिंग रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रही कार्बन मार्केट्स पर। इसे इनोग्रेट किया गया मनोहर लाल द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा, मिनिस्टर ऑफ पावर के तहत जो आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय साउथ इंडियन बैंक? साउथ इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है SIB क्विक PL या पर्सनल लोन। तो प्राइवेट लेंडर साउथ इंडियन बैंक, इन्होंने SIB यानी कि साउथ इंडियन बैंक क्विक PL यानी कि क्विक पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि एक फुली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है न्यू कस्टमर्स के लिए। ठीक है, जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं जिनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल है, तो वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स प्राप्त कर सकते हैं 10 मिनट में। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का मतलब क्या हुआ? आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं, उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड। कोई भी कोलेट्रल रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स। साउथ इंडियन बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स थ्रिसुर केरल में है। CEO PR शेषाद्री। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1 year एक्सटेंशन एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI? भारतीय औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है राजीव सिंह रघुवंशी। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राजीव सिंह रघुवंशी का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI है। इसके अतिरिक्त ये सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के भी। जो DCGI होते हैं यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये हेड होते हैं हमारे देश की जो रेगुलेटरी बॉडी है, हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी है, टॉप हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जो भी मेडिसिन हैं, वैक्सीन्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं, उनके रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से संबंधित जो पूरा काम है, ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही देखता है। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडियन आर्चर्स विन एट द एशिया कप 2025 आर्चरी टूर्नामेंट? एशिया कप 2025 तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन भी है 8। तो इंडियन आर्चर्स जो एशिया कप 2025 आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने अपना कैंपेन समाप्त किया 8 मेडल्स के साथ, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। कहाँ पर हुआ है टूर्नामेंट? बैंकॉक, थाईलैंड में। और भारत ने इस तरह से मेडल टैली को टॉप किया है। ये सभी विनर्स हैं, देखना चाहे देख सकते हैं, वैसे यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा, जो रिकर्व है ना, लिखा है ना मेंस रिकर्व टीम, तो एग्जाम पूछा गया था बैंक के एग्जाम में, रिकर्व टर्म किस खेल से संबंधित है? तो आर्चरी से संबंधित है, याद रखिएगा। विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग 2024-25 शील्ड टाइटल? इंडियन सुपर लीग 2024-25 शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मोहन बागान सुपर जॉइंट। तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ये इंडियन सुपर लीग 2024-25 शील्ड विनर्स बने हैं। 1-0 से विक्ट्री इन्होंने हासिल की ओडिशा FC पर।
विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में। अच्छा, मोहन बागान का निकनेम है मैरिनर्स, द मैरिनर्स, ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट एवर ISL टीम बनी है, इंडियन सुपर लीग टीम है जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया। इस तरह से पहली टीम है जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है, सेकंड ISL टाइटल जीता और 7th इंडियन टाइटल ओवरऑल इन्होंने जीता है। What is the projected GDP of India by 2047 according to report by Bain and Company and NASSCOM? बेन एंड कंपनी और नास्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत की अनुमानित GDP क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 23 to 35 ट्रिलियन $। देखिए, भारत एक हाई इनकम कंट्री बनने वाला है। प्रोजेक्टेड GDP इनकी 23 से 35 ट्रिलियन $, की बन जाएगी। एनुअल ग्रोथ अगर इनकी 8 से 10% के बीच में रही है। ऐसा कहा है इंडिया एट 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी रिपोर्ट के द्वारा। बेन एंड कंपनी एंड नास्कॉम द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। 2047 तक जो सर्विस सेक्टर है ये इंडिया की GDP में 60% का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, वहीं मैन्युफैक्चरिंग 32% का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। The Indian Army has signed a contract with L&T Limited for the procurement of how many automated chemical agent detection and alarm systems? भारतीय सेना ने L&T Limited के साथ कितने स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्शन और अलार्म प्रणालियों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 223। देखिए, इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके तहत 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जाएगा L&T लिमिटेड से 80 करोड़ रुपए में। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर के द्वारा। जो ये ऑटोमेटिक एमएल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम है, नाम से पता चल रहा है केमिकल वारफेयर एजेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। कई बार होता है ना, जो केमिकल एजेंट से हमला होता है, जैसे हवा में कोई गैस छोड़ दी, इस तरह से उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया वॉन देयर थर्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल इन 2025 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल? भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना तीसरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। आप सभी जानते हैं 2025 का जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी रहा, ये 9th एडिशन था इस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा इसे होस्ट किया गया 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। 15 मैचेस हुए हैं, 3 वेन्यूज़ में, पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में भी मैचेस हुए हैं जो भारत के मैचेस थे। क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं गई तो न्यूट्रल वेन्यू रखा गया था दुबई को। भारत के सभी मैचेस यहीं पर खेले गए। अच्छा, जो 2023 वर्ल्ड कप से मेंस नेशनल टीम्स टॉप 8 मेंस नेशनल टीम्स जो क्वालिफाई की थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और पहली बार अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियंस थे, इन्होंने पिछली बार जीती थी, इस बार भारत ने जीती है। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा है फाइनल में। भारत का तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल है। इससे पहले भारत 2002 में जीता था, श्रीलंका के साथ जॉइंट विनर था। फिर 2013 में भी भारत जीता था, ठीक है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में मोस्ट सक्सेसफुल टीम भारत बन चुका है 3 टाइटल्स के साथ। प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र रहे। मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन भी रचिन रविंद्र ही मारे हैं। मोस्ट विकेट्स न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने लिए हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड द चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व एज अ नेशनल पार्क? भारत के किस राज्य ने हाल ही में चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। तो आसाम कैबिनेट ने चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व को राज्य का 8वां नेशनल पार्क घोषित किया है, नोटिफाई किया है। इसे सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। और आसाम में और कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रेमोना नेशनल पार्क। याद रखिएगा आसाम में सभी। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द 2025 ग्लास सीलिंग इंडेक्स? 2024 ग्लास सीलिंग इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड। तो टॉप 10 कंट्रीज भी आप देख सकते हैं। तो बात हो रही है द इकोनॉमिस्ट द्वारा रिलीज्ड ग्लास सीलिंग इंडेक्स की। तो इसमें क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD में 29 कंट्रीज का इंडेक्स से बनाते हैं। मतलब वहाँ पर महिलाओं की वर्किंग कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से जिसमें अच्छी है उस कंट्री को टॉप पर रखा जाता है।
तो पिछले 2 बार से आइसलैंड टॉप पर आता था, लेकिन इस बार स्वीडन ने इसे पीछे कर दिया है और पहले नंबर पर स्वीडन रहा है। स्वीडन में जो है 46.4% सीट्स जो है गवर्नमेंट की वो महिलाओं के पास है और 66% वर्किंग एज वुमेन है यहाँ पर जिनके पास जॉब है, 81% मैन है जिनके पास जॉब है। ठीक है, मतलब रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन स्वीडन में, मतलब ओवरऑल ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार जो इस OECD में ना, लेकिन स्वीडन में क्या है, जो नंबर ऑफ वर्किंग एज वुमेन है ये 82% से ज़्यादा है। आइसलैंड दूसरे नंबर पर है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टॉप 10 में नहीं है, 19वें नंबर पर है। Which of the following companies has the highest women representation on its board of directors in India? निम्नलिखित से किस कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज। लिस्ट आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स भी लिखा है कितने हैं कंपनी में और कंपनीज के नाम भी। तो फर्स्ट पे तो अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज है, फिर दूसरे नंबर पर SCL है, पिरामल है, गोदरेज है। देखिए जो लीडिंग इंडियन फर्म्स हैं, इन्होंने 1.4 मिलियन न्यू जॉब्स ऐड किए हैं और लगभग 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है 2024 तक में। ऐसा बरकंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट्स में बताया गया है। महिलाओं के पास 70% ऑफ बोर्ड पोजीशंस हैं और 13 वुमेन ने लीडरशिप रोल लिया है। साथ ही 742 महिला डायरेक्टर्स भी हैं जिन्हें बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। टॉप 3 वुमेन एम्प्लॉयर्स की अगर हम बात करें, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं कार्यरत, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, क्वेस कॉर्प, ये टॉप 3 हैं। और अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें, टॉप 3 इंडियन कंपनीज विद वीमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिला रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं और यहाँ पर टॉप 3 वुमेन एम्प्लॉयर्स की। तो इसमें देखें तो अपोलो हॉस्पिटल टॉप पर है, SCL, फिर पिरामल। Which state has emerged as the national leader in mangrove afforestation under the MISTI scheme? कौन सा राज्य मिस्टी योजना के तहत मैनग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरा है? सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। तो गुजरात नेशनल लीडर बनकर उभरा है मैनग्रोव अफोरेस्टेशन में। 19,020 हेक्टेयर्स इसने कवर किया है केवल 2 साल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की मिस्टी स्कीम के तहत। मिस्टी मतलब मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। गल्फ ऑफ कच्छ में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स हैं गुजरात में बात करें, उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात, फिर दुमास उबरात बेल्ट। मिस्टी स्कीम को 5 जून 2023 में लॉन्च किया गया था ताकि 540 स्क्वायर किलोमीटर का जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर किया जा सके 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरेटरीज में अगले 5 सालों में। 2030 से 28 तक का कवर ये स्कीम करता है। इंडिया का जो कमिटमेंट है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में, जो COP27 इजिप्ट के दौरान एडॉप्ट किया गया था, तो उसी को पूरा करने की कोशिश है यहाँ। हु रिसीव्ड द प्राणी मित्र अवार्ड फॉर एडवोकेसी इन 2024? 2024 में वकालत के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर ऑप्शन ए है, अखिल जैन। तो प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत। नई दिल्ली में सेरेमनी हुई है। प्राणी मित्र अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 1966 में। ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन में अपना कार्य किया है, अपनी सहायता, अपना हेल्प दिया हो, अपनी सेवाएं दी हो। और AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जीव दया अवार्ड 2001 में किया था। ठीक है, जो एनिमल लवर्स हैं उनके जो सर्विसेज हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। इस साल के प्राणी मित्र अवार्ड की अगर हम बात करें तो एडवोकेसी में अखिल जैन को दिया गया है रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसी तरह से आप इनोवेटिव आइडिया में देख सकते हैं रमेश भाई को दिया गया है, लाइफ टाइम एनिमल सर्विस दिया गया है और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। कॉर्पोरेट PSU अगर हम गवर्नमेंट बॉडीज़ इन सब में बात करें तो राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जामनगर गुजरात को दिया गया है, यानी कि वही जो वनतारा वाला है हमने पहले ही पढ़ा था। जीव दया अवार्ड की बात करें तो इंडिविजुअल में नीसा सुब्रमण्यम कुंजू को दिया गया है मुंबई महाराष्ट्र से। इसी तरह से एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र कच्छ गुजरात को दिया गया। और स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस के तौर पर भी आप देख सकते हैं मास्टर चैतन्य M सक्सेना को दिया गया है। विश्व ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU फॉर फाइनेंसिंग MSMEs को वित्त पोषित करने के लिए किन 2 संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिडबी एंड टाटा कैपिटल लिमिटेड।
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी और टाटा कैपिटल लिमिटेड, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है एमएसएमईज को फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, केवल इतना ही इसमें आपको पढ़ना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का, जो कि एक सेक्शन 8 एंटिटी है। स्वर्गीय रतन टाटा द्वारा इसको सेटअप किया गया था फिलेंथ्रोफी पर्पसेस के लिए। आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा की डेथ हो गई थी अक्टूबर 2024 में 86 वर्ष की उम्र में। Which company has become India's first cryogenic equipment manufacturer to receive the IATF 16949 certification? कौन सी कंपनी IATF 16949 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली क्रायोजेनिक उपकरण निर्माता बन गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, इनॉक्स इंडिया। देखिए, इनॉक्स इंडिया ये वर्ल्ड की लीडिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन प्राप्त किया है। ये इंडिया की फर्स्ट क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बन गई है, जिसे IATF 16949 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है अपने क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये सर्टिफिकेट से दिया गया ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेशन के द्वारा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड साइन MOU विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर न्यू एंड प्री ओन्ड कार लोन्स। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने नई और प्रयुक्त कार ऋण के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज फिनसर्व। देखिए, जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने एक MOU साइन किया है हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के साथ। ओह माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन डी सही है, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। ये गलती से बजाज फिनसर्व यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, PDF में इसको सही कर देंगे। ऑप्शन डी सही है, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। तो मारुति सुजुकी का जो बड़ा नेटवर्क है और हीरो फिनकॉर्प के जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे कोई नया लेना चाहता है या फिर प्री ओन्ड कार लोन्स लेना चाहता है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं पब्लिकली लिस्टेड इंडियन सब्सिडियरी है जापानीज ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया में। द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच मैगजीन। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस पत्रिका द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी है, डाउन टू अर्थ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन, इन दोनों ने मिलकर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 एनुअल पब्लिकेशन लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया अमिताभ कांत द्वारा, जो कि G20 शेरपा हैं, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे नीति आयोग के। रिपोर्ट में बताया गया 2024 पहला कैलेंडर ईयर है जिसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। और जो फर्स्ट जनरेशन है 21st सेंचुरी की, जिन्हें जनरेशन अल्फा कहते हैं, इनके लिए एक प्रोफाउंड लॉस है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 2024 इनफैक्ट वार्मेस्ट ईयर रहा है अब तक का। ठीक है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.60 डिग्री सेल्सियस अबव रहा प्री इंडस्ट्रियल एरा एवरेज से। Who has been appointed as the new CEO of पैसा बाजार? पैसा बाजार के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन डी है, संतोष अग्रवाल। PB फिनटेक, इन्होंने अनाउंस किया है कि नवीन कुकरेजा जो कि CEO हैं पैसा बाजार के, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने रोल को छोड़ देंगे और इनकी जगह लेंगे संतोष अग्रवाल। तो संतोष अग्रवाल पैसा बाजार के नए CEO होंगे। पैसा बाजार आप जानते होंगे इंडियन डिजिटल लोन एंड क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है। स्थापना यशीस दहिया, आलोक बंसल और नवीन कुकरेजा द्वारा की गई थी गुड़गांव हरियाणा में 2014 में। और इसकी मालिकाना कंपनी है PB फिनटेक, जो कि पॉलिसी बाजार की भी पेरेंट कंपनी है। विच बैंक अनवील्ड अ न्यू टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट कॉल्ड एन्युटी डिपॉजिट्स? किस बैंक ने एन्युटी डिपॉजिट नामक एक नए सावधि जमा प्रोडक्ट का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने एक नया टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है एन्युटी डिपॉजिट, खासकर रेजिडेंट कस्टमर्स के लिए। तो इसमें स्टेबल इनकम प्राप्त कर सकते हैं 5 से 20 साल तक, अपना प्रेफर्ड पे आउट
आप बता सकते हैं मतलब कितने, पहले तो पैसे देने पड़ेंगे ना इसमें, उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर बाद में जैसे 5 से 20 साल तक आपको रिटायरमेंट का पैसा ऐसे इस तरह से मिल जाता है, रिटायर मिलता है ना इसी तरह से। तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, जैसा भी आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें। प्रिंसिपल तो आपका जो आप देंगे, इंटरेस्ट इसमें आपको बैंक देगा। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद चेन्नई सुपर किंग्स टू इंट्रोड्यूस अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेशकश करने के लिए चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने अनाउंस किया कि हमने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जो भी चेन्नई सुपर किंग के फैंस हैं वो इस कार्ड को ले सकते हैं, ठीक है। और कई तरह के बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। जो येलो कलर है वो रहेगा कार्ड का, और लायन लोगो रहेगा उस पर इनके क्रेडिट कार्ड पर, और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। विच बैंक एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट एवर ट्रेड इन गोल्ड ऑन द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहली बार सोने का व्यापार किया? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अपना इसने जो है फर्स्ट एवर ट्रेड किया है गोल्ड में, जो कि किसी भी बैंक द्वारा है IIBX में, अंडर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट नॉमिनेटेड बैंक कैटेगरी के तहत। ऐसा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ने अनाउंस किया है। दिस ट्रेड इंपोर्टेड गोल्ड, इस ट्रेड के जरिए जो गोल्ड है उसको इंपोर्ट किया गया IIBX इकोसिस्टम के द्वारा, ठीक है। HDFC बैंक के द्वारा ये जो है पूरा ट्रेड किया गया है। कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में, गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो इसको देखा देखिए अदर बैंक्स भी इस चीज़ को कर पाएंगे। Who has been named the winner of this year's Pritzker Architecture Prize? इस वर्ष के प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है लियू जियाकुन। चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन। ये इस साल के 2025 के प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज विनर घोषित किए गए हैं। आपको बता दें पुरस्कार पाने वाले ये 54वें पर्सन है, 54th पर्सन है। तो आर्किटेक्चर का नोबेल इसको माना जाता है पुरस्कार को। और अगर हम बात करें चाइना से, तो ये चाइना से तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्राइज़ दिया गया है। 1979 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से 3 चाइनीज़ लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, इंक्लूडिंग लियू जियाकुन। इनके अलावा जो IM पई और वांग सू, इन्हें भी ये पुरस्कार मिल चुका है। और लास्ट ईयर ये पुरस्कार दिया गया था राइकन यामामोतो को। कभी कभी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिट्जकर प्राइज़ किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्किटेक्चर से। विच इंडियन स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स? किस भारतीय राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए फर्स्ट एवर एस्टिमेट किया गया है गैंजेटिक डॉल्फिन्स का या फिर गंगा डॉल्फिन का। ओनली रिवरिन डॉल्फिन्स हैं जो इंडिया में हैं, और इनकी संख्या है 6327। रिवर गंगा में पाई जाती हैं या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है जब वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में गए, जहाँ इन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7th मीटिंग की अध्यक्षता की। तो टोटल 6327 हैं। 6324 जो डॉल्फिन्स हैं वो गंगा में पाई जाती हैं और 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं। इस सर्वे के लिए अच्छा कैसे इस सर्वे को किया गया है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोट पर सवार रहे और एक एकॉस्टिक हाइड्रोफोन्स का उन्होंने यूज़ किया, यानी कि अंडर वाटर माइक्रोफोन्स का, जिससे जो साउंड्स एमिट करती हैं डॉल्फिन्स उसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। अच्छा, जो ये डॉल्फिन्स होती हैं ब्लाइंड होती हैं और इको पर ही डिपेंड करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। 28 रिवर्स अक्रॉस 8 स्टेट्स कवर किए गए, 8500 किलोमीटर और 3150 मैन डेज लगे हैं इस पूरी गणना को। मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉल्फिन्स रिपोर्ट की गई हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर आसाम में। इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इस जगह यहाँ पर पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फोर्ब्स लिस्ट, हु इज़ द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स की नवीनतम सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ड्वेन जॉनसन। तो फोर्ब्स ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है जिसने बताया कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ कौन है। ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक कहते हैं, ये हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं
लगातार 5वीं बार। डेडपुल एंड वोल्वरिन एक्टर रियान रेनॉल्ड्स ये सेकंड नंबर पर आते हैं हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में। और केविन हार्ट ये तीसरे नंबर पर है। जेरी सिनफील्ड ये चौथे नंबर पर है। वहीं निकोल किडमैन ये हाईएस्ट पेड वुमेन एक्टर हैं 2024 की। Which company topped the Brand Finance Most Valuable IT Services Brand Rankings for the 7th consecutive year? ब्रांड फाइनेंस की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सेंचर। देखिए जो टेक कंपनीज हैं भारत में जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सभी ब्रांड फाइनेंस की जो मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड रैंकिंग है उसमें अपनी जगह बनाई है। अमेरिकन कंपनी एक्सेंचर ये पहले नंबर पर रही है, यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड है। ये लगातार 7वें साल ब्रांड वैल्यूज़ की 41.50 बिलियन $, है। साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी सर्विसेज ब्रांड भी है। TCS वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड है, लगातार चौथे साल। HCL टेक्नोलॉजीज ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सर्विसेज ब्रांड है 2025 में। और इन्फोसिस हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वाली कंपनी है पिछले 5 सालों में। और भी इंडियन कंपनी जिसमें जैसे विप्रो भी है, टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ये टॉप 25 ग्लोबल रैंकिंग में आई है, 54वें नंबर पर है ये। विच टॉप जुडिशियल पोजीशन डिड वी रामास्वामी होल्ड इन इंडिया? वी रामास्वामी भारत में किस शीर्ष न्यायिक पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है सुप्रीम कोर्ट जज। तो क्यों ये क्वेश्चन आया? क्योंकि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी रामास्वामी इनका निधन हो गया चेन्नई में 96 की एज में। 1987 में ये चीफ जस्टिस बने थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। उसके बाद 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज ये बने। और कुछ ऑब्ituaries देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर फ्रेड स्टॉल इनका भी निधन हो गया है 86 की एज में। और रॉन ड्रेपर ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के थे, इनका भी निधन हो गया है। बोरिस स्पेस्की ये सोवियत चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं। मैच ऑफ द सेंचुरी हुआ था कि 1972 में, वो इनके और बॉबी फिशर के बीच में खेला गया था। जाने माने आर्टिस्ट हिम्मत शाह का भी निधन हो गया। और ओडिसी डांसर मायधर राउत इनका भी निधन हो गया है 92 की एज में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग, हाउ मैनी वुमेन इन इंडिया आर सीकिंग क्रेडिट फॉर रनिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी महिलाएं व्यवसाय चलाने के लिए ऋण चाहती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 27 मिलियन। एटलीस्ट 27 मिलियन वुमेन भारत में क्रेडिट चाहती हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए। और पिछले साल से 42% का इंक्रीज देखने के लिए इस तरह की लेडीज़ में मिला है, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने एक रिपोर्ट लॉन्च की, इसका नाम है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ट्रांस यूनियन सिविल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग का ये। और माइक्रोसेव कंसल्टिंग इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है। जो वुमेन का शेयर है टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग बेस में ये भी इंक्रीज़ हुआ है, 19.43% हो गया है दिसंबर 2024 में। 2023 में 17.89% था। अच्छा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना इन सभी राज्यों का जो शेयर है 49% है। अगर हम सेल्फ मॉनिटरिंग वुमेन की बात करें, सदर्न स्टेट इसमें जो है लीड करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है एक्टिव वुमेन बोरोवर्स में पिछले 5 सालों में। इंडिया रिसेंटली साइंड MOUs विद विच कंट्री टू बूस्ट जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स? भारत ने हाल ही में रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है थाईलैंड। तो जेम्स एंड ज्वेलरी रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर इंडिया इन्होंने MOU साइन किया है जेम एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड के साथ। पार्टनरशिप का मकसद है जेमस्टोन स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना, जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव चलाना, नॉलेज एक्सचेंज करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रस्ट लाना इस इंडस्ट्री में। The gem and jewelry exports from India to Thailand constitute 50% of the total export target for the Southeast Asian nation. With which organization did India Institute of Foreign Trade sign MOU to strengthen trade and logistics education? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है APAC एंटवर्प फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने MOU साइन किया है APEC यानी कि एंटवर्प फ्लैंडर्स फॉर ट्रेनिंग सेंटर बेल्जियम के साथ लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में सहयोग करने के लिए। द MOU aims to strengthen trade education and training ties between India and Belgium by facilitating faculty and student exchange for cross-culture business learning. According to the SBI research report, what is the estimated GDP growth rate of India for fiscal 25 quarter 4? SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 के फोर्थ क्वार्टर के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7.6%। देखिए फिस्कल 2025 GDP ग्रोथ एस्टिमेट 6.5% है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसी को देखते हुए SBI रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि जो फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ रहेगी 2025 की वो 7.6% रहेगी। जो रियल GDP ग्रोथ रेट थी 2023-24 में 9.2% थी, हाईएस्ट थी पिछले 12 साल में अगर हम फिस्कल 22 को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर 9.7% रही थी जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हाईएस्ट हुई। इंडिया ने 6.2% GDP ग्रोथ रजिस्टर की फिस्कल 25 के थर्ड क्वार्टर में, जबकि सेकंड क्वार्टर में 5.6% ही की थी। हु वॉन द 38th एडिशन ऑफ द कांस इंटरनेशनल ओपन? कांस इंटरनेशनल ओपन का 38वां संस्करण किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए पा इनियन। इंडियन ग्रैंड मास्टर पा इनियन, इन्होंने 38th एडिशन जीता है कांस इंटरनेशनल ओपन का, और इन्होंने वी प्रनेश को हराया है। कांस फ्रांस में ही मैच खेला गया। 71st ग्रैंड मास्टर हैं पा इनियन भारत के। What is the projected annual growth rate of private funding in India's social sector according to India Philanthropy Report 2025? भारत परोपकार रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सामाजिक क्षेत्र में निजी वित्त पोषण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10 to 12%। देखिए 15th इंडिया फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। दासरा एक फर्म है और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है एक, बेन एंड को। इन्होंने कहा है कि 10 to 12% एनुअल इंक्रीज देखने मिलेगा फिलेंथ्रोपी स्पेंडिंग में अगले 5 साल में। फिलेंथ्रोपी मतलब जो परोपकार के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो परोपकारी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस तरह के कामों में अगले 5 सालों में 10 से 12% का एनुअल इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, और इसमें कहा है कि जो फैमिली फिलेंथ्रोपी है, यानी कि जो पूरी फैमिली की ओर से दिया जाता है, वो 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए तक का इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। भारत का जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो 1 to 0.15% अपनी वेल्थ का फिलेंथ्रोपी में देते हैं। वहीं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो केवल 0.4 to 5 करोड़ एनुअली देते हैं। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग जो है ये भी ग्रो करेगी 10 to 12%। और टॉप 4 फैमिली रन बिजनेसेस जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, ये 800 से 1,000 करोड़ रुपए ईच कंट्रीब्यूट करते हैं अपने CSR में। अच्छा, ज़्यादातर किस कॉज के लिए करते हैं? लगभग 40% फैमिलीज जो हैं वो जेंडर इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एक्टिविटीज़ इन सब पर खर्च करती हैं। 29% क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करती हैं। Crisil Limited has projected India's GDP growth at what percentage for the financial year 2025-26? Crisil Limited ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। तो क्रिसिल ने कहा है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है 6.5% रहेगा, और RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, वो आने वाले समय में 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक अपनी रेपो रेट को कट करेगी, मतलब फिस्कल 2026 में। अच्छा, जो भारत की ग्रोथ है उसको कौन ड्राइव करेगा? जैसे फूड इन्फ्लेशन अब कम हो रही है, टैक्स बेनिफिट्स जैसे कि अनाउंस किए गए फिस्कल बजट, मतलब यूनियन बजट फॉर फिस्कल 2025-26 में लोअर बोरोइंग कॉस्ट हो रही है, तो इसके ज़रिए ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। विच बेल्जियम बेस्ड कंपनी अनाउंस अ जॉइंट वेंचर विद इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया? बेल्जियम स्थित किस कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? देखिए, माफ़ कीजिएगा कि आप सभी जानते हो तबीयत मेरी ऐसी चल रही है, तो इस वजह से जुबान लड़खड़ा जा रही है, प्रॉपर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, पर कोई नहीं, करेंगे मिलकर। सही आंसर ऑप्शन डी है जॉन कॉकरेल डिफेंस।
देखिए बेल्जियम की जो जॉन कॉकरेल डिफेंस है, ये जो बैटल टैंक्स होते हैं ना उसमें टोरेट होते हैं। टोरेट समझ रहे हैं आप? एक वो जो लंबी सी नली जाती है ना जहाँ से जो गोला बारूद वो निकलता है, तो उसको जो कनेक्ट करके रखती है उसको बोलते हैं टोरेट। तो उसकी मैन्युफैक्चरर है ये, और पुणे बेस्ड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। दोनों ही मिलकर भारत में क्या करेंगे, जो लाइट वेट टैंक होता है ना जोरावर, ठीक है, जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया है डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा, तो इसके लिए टोरेट्स को बनाएंगे टू अलाइन विद आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर। इस ये जॉइंट वेंचर किस रेशो में रहेगा, 60-40 रेशो में, यानी कि 60% तो जोन कॉकरेल डिफेंस का रहेगा इसमें शेयर, 40% इलेक्ट्रोनोमेटिक्स का। According to the World Bank, what is the average annual growth rate India needs to achieve over the next 22 years to become a developed country by 2047? विश्व बैंक के अनुसार 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को अगले 22 वर्षों में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी? सही आंसर ऑप्शन बी है 7.8%। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन में कहा है कि भारत अगर 2047 से डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो अगले 22 सालों में भारत को 7.8% के एवरेज से ग्रो करना होगा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ इतनी रहनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि अब भारत यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, तो भारत को कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो उसे करने होंगे जिसके कारण हो सकता है, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हैं 33.5% ऑफ जीडीपी से बढ़ाकर 40% आप कर सकते हैं 2035 तक, और ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को आप बढ़ा सकते हैं 56.4% से बढ़ाकर 65% तक कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तब आप 7.8% की ग्रोथ हासिल करेंगे। जो पास्ट 3 फिजिकल ईयर्स रहे हैं उसमें भारत की एवरेज ग्रोथ है वो 7.2% रही है। हमें लानी कितनी है, 7.8% अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। द सक्सेसफुल हाई एल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ द इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाज कंडक्टेड बाय डीआरडीओ फॉर विच एयरक्राफ्ट? डीआरडीओ द्वारा किस विमान के लिए एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल उच्च ऊंचाई परीक्षण किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने हाई एल्टीट्यूड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो एक इंडिजीनियस भारत में बना हुआ इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बनाया गया है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड ILSS is designed to generate and manage breathable oxygen for air crew during flight, eliminating the need for traditional liquid oxygen cylinder based system। ठीक है, जो क्रू होता है उसके लिए ब्रीथेबल ऑक्सीजन को जो है जनरेट करता है ये ILSS सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उसी को टेस्ट किया गया है। ट्रायल कैरिड किया गया, किसके द्वारा किया गया? बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि DRDO की तहत आती है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम के द्वारा। थीम रहा बिल्डिंग ट्रस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्फिडेंस। एक बात याद रखिएगा, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोची केरल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? माधव नेशनल पार्क वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व। विच स्टेट इज इट लोकेटेड इन? राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में स्थित है, ये इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है और मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व होने वाला है। इस टाइगर रिजर्व में 5 टाइगर्स हैं। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये और अपर विंध्याचल हिल्स का हिस्सा है। जो मुगल एम्परर्स रहे हैं, महाराजा रहे हैं ग्वालियर के, उनके लिए हंटिंग ग्राउंड रहा है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1959 में। आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर भारत में स्थित है और 3682 टाइगर्स रिकॉर्ड किए गए हमारे कंट्री में अब तक। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इसी राज्य में है। उसके बाद फिर कर्नाटक आता है, फिर उत्तराखंड आता है। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डोबरी टाइगर रिजर्व, रतापानी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये सभी अदर टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है।
हु इज़ द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया इन 2025? 2025 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुकेश अंबानी। तो टॉप 10 लिस्ट आप देख सकते हैं। चाइना के सबसे ज़्यादा हैं इसमें, 5 नाम हैं। भारत के आपको 2 नाम देखने के मिलेंगे टॉप 10 में, जापान से 1, हांगकांग से 2। तो एशिया की जो बिलियनियर रैंकिंग है 2025 की, वो आउट हो चुकी है। भारत के मुकेश अंबानी, जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ये सबसे रिचेस्ट पर्सन है एशिया के। दूसरे नंबर पर जोंग सैनशन आते हैं। ये नोंगफू स्प्रिंग कंपनी के ओनर हैं, जो एक वाटर बॉटल कंपनी है, बॉटल्ड वाटर कंपनी है। और सेकंड रिचेस्ट इंडिविजुअल है एशिया के, और चाइना के तो वेल्दिएस्ट हैं ही। गौतम अडानी ये तीसरे नंबर पर आते हैं। इनके बाद फिर मा हुआतेंग और जांग यीमिंग आते हैं। टॉप 10 में 5 चाइना के नाम है, चाइनीज़ के नाम है। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द लीडिंग ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्टर फ्रॉम 2020 टू 2024? कौन सा देश 2020 से 2024 तक अग्रणी वैश्विक हथियार आयातक के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूक्रेन। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो कौन खरीदता है, इम्पोर्टर कौन है सबसे बड़ा? ठीक है, तो है यूक्रेन, पहले नंबर पर आता है। आप टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर भारत है, यानी कि अगर हम हथियार खरीदने की बात करें, और लिस्ट में आप देखेंगे यूक्रेन को सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है यूएसए, जर्मनी, पोलैंड, और भारत को करता है रशिया, फ्रांस, इजराइल। तीनों आप याद रखिएगा कि भारत को कौन सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर कतर है, फिर सऊदी अरब है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी इंपोर्ट करता है, 9वें नंबर पर है। तो यूक्रेन लीडिंग ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर है। टोटल आर्म्स इंपोर्ट जो 2020 से 2024 के बीच हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, 8.8% यूक्रेन ने किए हैं, ऐसा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है इन्हें आर्म्स की, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये सप्लाई कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगी। 2020 से 2024 की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, 8.3% शेयर है ग्लोबल इंपोर्ट्स में। और रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, भारत को जो देता है 36% भारत इंपोर्ट करता है रशिया से। उसके बाद फ्रांस, फिर इसराइल। इंडिया के बाद फिर तीसरे नंबर पर कतर आता है, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान। जस्टिस जोए मालिया बागची of the Calcutta High Court has been elevated as the Supreme Court judge. When will he become the Chief Justice of India? कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जोए मालिया बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश कब बनेंगे? सही आंसर ऑप्शन भी है 2031। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट का ऑर्डर नोटिफाई किया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस जोए मालिया बागची को, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट से हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। जज बनाया गया, चीफ जस्टिस नहीं, जज। तो जस्टिस बागची आपको बता दें कि भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे 2031 में, और इनका टेन्योर 6 ईयर्स से भी ज़्यादा का रहेगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीनियोरिटी नॉर्म्स के हिसाब से पता चल जाता है कि कौन हमारे चीफ जस्टिस बनने वाला है। तो मई 2031 में बनेंगे। ठीक है, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया? होंडा कार्स इंडिया के नए CEO कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ताकाशी नाकाजीमा। होंडा मोटर्स ने ताकाशी नाकाजीमा को न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO नियुक्त किया है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का। और ये किससे टेक ओवर करेंगे? ताकुया शुमुरा। ठीक है, तो ये वापस जापान भेजे गए हैं। मार्क कैनरी विल सक्सीड विच लीडर एज कनाडाज प्राइम मिनिस्टर? मार्क कैनरी कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में किसका स्थान लेंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिन ट्रूडो। तो फॉर्मर सेंट्रल बैंकर हैं मार्क कैनरी, ये कनाडा की जो रूलिंग लिबरल पार्टी है, ठीक है, तो उसको लीड करेंगे, और जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश पर्सन रहे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे। ये आप याद रखिए, 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे। ट्रूडो ने जनवरी में अनाउंस किया था कि वो अपनी जॉब से हट जाएंगे। 9 साल पावर में रहे और इनकी अप्रूवल रेटिंग जो है प्लमेट कर गई, यानी कि गिरती चली गई, जिसके कारण लिबरल पार्टी को जो है इन्हें रिप्लेस करना पड़ रहा है।
Who was declared the EY Entrepreneur of the Year 2024? EY Entrepreneur of the Year 2024 किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नितिन कामत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बैंकिंग एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था ये उस साल में जिन्हें डिक्लेयर किया गया था। नितिन कामत फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जीरोधा के। ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किए गए हैं। 10 मेंबर जूरी रही। संजय जिंदल जो कि चेयरमैन है JSW ग्रुप के, इनके द्वारा इस कमेटी का नेतृत्व किया गया। इन्होंने कामत का नाम आगे किया है। अब कामत इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में, जो कि जून 2025 में होगी मोंटे कार्लो में। KV कामत जो कि पद्म भूषण रेसिपिएंट हैं, चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इंडिया के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। S सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ रह चुके हैं, इन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है स्पेस मिशन के लिए। Who won the prestigious 2024 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड? प्रतिष्ठित 2024 ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है एंड्रयू जी बार्टो एंड रिचर्ड एस सुटन। एंड्रयू जी बार्टो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट से हैं ये। इन्हें 2024 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके कार्य के लिए दिया गया है, एल्गोरिथम फाउंडेशन कंसेप्चुअल फाउंडेशन के लिए। और ये अवार्ड दिया गया है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM के द्वारा, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग सोसाइटी है। और ये जो अवार्ड है इसे नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। $1 मिलियन का प्राइज इसमें दिया जाता है गूगल द्वारा। और एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर ये अवार्ड दिया गया है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन ये रहे हैं। अच्छा, जो एंड्रयू जी बार्टो है इन्हें अवार्ड दिया गया है रिचर्ड एस सुटन के साथ, यानी कि 2 लोगों को दिया गया है। रिचर्ड एस सुटन को भी दिया गया है जो कि प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र? किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन एयरफोर्स और CSC एकेडमी के साथ, और मिलकर प्रोजेक्ट हक यानी कि हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र लॉन्च किया है। तो जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशियली ये प्रोजेक्ट 25 सेंटर्स में लॉन्च किया गया है इनकी ब्रांच के, मतलब एयरफोर्स यूनिट के, जिसमें न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर एंड चंडीगढ़ है। तो ये जो HDFC बैंक है CSC एकेडमी के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से संबंधित जो वेटरन्स हैं उनको। Who has been honored with the Lifetime Achievement in Hospitality and Education through Technology Award? Lifetime Achievement in Hospitality and Education through Technology पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर सुबर्णो बोस। डॉक्टर सुबर्णो बोस जो कि चेयरमैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत के द्वारा। तो अवार्ड इन्हें दिया गया वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 के दौरान। सिंगापुर इज द सेकंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट फॉर रेजर पे आफ्टर विच कंट्री? सिंगापुर किस देश के बाद रेजर पे के लिए दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई मार्केट है? सही आंसर ऑप्शन सी है मलेशिया। तो फिनटेक फर्म रेजर पे इन्होंने कहा हम सिंगापुर में भी अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया में इनका सेकंड कंट्री रहने वाला है। इससे पहले मलेशिया में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो रेजर पे का जो सर्विसेज है वो सिंगापुर में अवेल कर पाएंगे, जैसे पेमेंट गेटवे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सोल्यूशन, रियल टाइम फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ये सभी। और जो इसकी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है रेजर पे का कर्लेक जिसे बोलते हैं, इसको भी सिंगापुर में ये लोग लॉन्च करेंगे। What is the name of the initiative launched by the Punjab government to empower women and children facing violence? हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट हिफाजत। महिलाओं और चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए जो वायलेंस फेस कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। तो इस तरह का मैकेनिज्म क्रिएट करना, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्रिएट करना, ताकि सेफ इन्वायरमेंट लगे बच्चों को और जो वीमेन है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर हैरेसमेंट हो। 181 हेल्पलाइन भी अवेलेबल की गई है।
The project aims to eliminate the fear that prevents women from reporting domestic violence, workplace harassment, or any other form of abuse. Which team did the Indian women's kabaddi team defeat to win their 5th Asian Women's Kabaddi Championship title? भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किस टीम को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। तो इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल जीता है। तो इस 6th एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2024-5 रहा, तेहरान में ये हुआ है। तो 6 एडिशन अब तक हुए हैं, 5 भारत ने जीते हैं, 1 साउथ कोरिया ने जीता था 2016 में। विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्टेड द बाइनियल एक्सरसाइज नोन एज ट्रोपेक्स? भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने ट्रोपेक्स नामक द्विवार्षिक अभ्यास आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की जो बाइनियल 2 साल में एक बार होने वाली थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज यानी कि ट्रोपेक्स है, ये जनवरी में शुरू हुई थी और अब मार्च में ये कंप्लीट हुई है। इसमें एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स भी लॉन्च की गई। इंडियन ओशन इंक्लूडिंग अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में इसको लॉन्च किया गया था। Which company's newly built facility in Kosamba, सूरत गुजरात houses India's first AI-powered solar manufacturing line? सूरत गुजरात के कोसांबा में किस कंपनी की नवनिर्मित सुविधा में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है गोल्डी सोलर। तो प्रहलाद जोशी जो कि इन्होंने मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट AI-powered सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन लॉन्च की है। गोल्डी सोलर की जो न्यूली बिल्ड फैसिलिटी है कोसांबा सूरत गुजरात में। तो एआई मतलब एआई को यूज़ किया गया है यहाँ पर सोलर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। एआई पार्ट फैसिलिटी हैज इम्प्रेसिव 14 गीगावाट प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी। द फैसिलिटी ऑल्सो फीचर्स एआई पावर्ड AOI यानी कि ऑटोमेटेड ऑप्टिकल इंस्पेक्शन सिस्टम फॉर रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल यूजिंग कंप्यूटर विजन टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट डिफेक्ट्स एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। Where was the 24th edition of the World Sustainable Development Summit held? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। देखिए जो 24th एडिशन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ है। इस समिट का थीम रहा पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये एक एनुअल फ्लैगशिप समिट है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2001 से ही ये जो समिट है ये आयोजित की जा रही है। Which city has been identified as the most polluted in the world with an annual average PM2.5 concentration of 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब? किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है जिसका वार्षिक औसत PM2.5 सांद्रता 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बर्नीहाट। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जो बनाए हुए इसमें टॉप 20 सिटीज़ लिखी हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ रही हैं पूरे वर्ल्ड में 2024 में। और इसमें भारत की सिटीज़ आप गिन लीजिएगा कितनी है, ये भी पूछा सकता है। टॉप 20 में, टॉप 10 में कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर कौन है ये पूछा जा सकता है, फिर टॉप 5 में कौन कौन है ये भी पूछा जा सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 138 कंट्रीज़ और रीजन्स को असेस किया गया और पाया गया कि 126 ऐसी कंट्रीज़ या रीजन थी जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल गाइडलाइन है PM2.5 कंसंट्रेशन का उसको एक्सीड किया हुआ है, यानी कि लिमिट के अंदर नहीं है। तो 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसे पब्लिश किया गया IQ एयर द्वारा, इसने ऐसा बताया है। सेंट्रल और साउथ एशिया इसमें वर्ल्ड की टॉप 7 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं और भारत की बात करें तो जो टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 13 तो भारत से ही आती हैं। बर्नीहाट जो असम और मेघालय के बॉर्डर पे है, वैसे मेघालय में आता है, इसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बताया गया है वर्ल्ड में। एवरेज PM2.5 कंसंट्रेशन 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसका रहा है। और अगर हम बात करें कि मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल पूरे वर्ल्ड में जो कैपिटल्स हैं अलग अलग देशों की, तो दिल्ली उसमें टॉप पर है लगातार 6ठे साल। अच्छा, ऐसा भी बताया गया कि 17% ऑफ ग्लोबल सिटीज़ ये WHO का जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन से उसको
उसके मतलब उसको अडेयर करती हैं, उसका पालन करती है, उसकी लिमिट में है। खास करके जो ओशनिया रीजन है वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो पोल्यूटेड नहीं है इतनी। तो ये टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं जिनका वर्स्ट AQI है। बर्निहाट पहले नंबर पर है, फिर दिल्ली है, फिर चौथे नंबर पर देखिए मुलानपुर, फिर छठे पर है फरीदाबाद, फिर लोनी है 9वें पर, न्यू दिल्ली है 10वें पर। यहाँ से आप टॉप 20 भी देख लीजिएगा। तो देखिए दूसरे नंबर पर दिल्ली और 9वें नंबर पर न्यू दिल्ली। Which two countries participated in the joint military exercise खंजर 12? संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती आई है, ये टोकमोक किर्गिस्तान में संपन्न हुई है इसकी ओपनिंग सेरेमनी, और 2011 से ही ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती आ रही है। इंडियन कंटिजेंट को जो भारतीय दल है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पैराशूट रेजिमेंट के ट्रुप्स के द्वारा। वेर इज़ द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व्ड एनुअली? इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 15। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 2022 में डिक्लेयर किया गया था कि 15 मार्च को मनाया जाएगा। और क्यों चुना गया? क्योंकि जो क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड है यहाँ पर एक मास शूटिंग हुई थी, यानी कि कई लोगों पर शूटिंग की गई जिसमें 51 लोग मर गए फ्राइडे प्रेयर्स के दौरान। 2019 की ये बात है, तो उसी की एनिवर्सरी होती है इस दिन 15 मार्च को। और मुनीर अकरम जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बिहाफ में ये प्रपोजल रखा था कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाना चाहिए। इस्लामोफोबिया मतलब प्रेजुडाइज या फिर हेट्रेड रहती है मुस्लिम्स के लिए, जिसके कारण प्रोवोकेशन होता है, उनके प्रति हॉस्टिलिटी होती है, इंटॉलरेंस बढ़ता है, ठीक है, हरासमेंट होती है उनकी, एब्यूज़, इंसाइटमेंट, ये सभी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में दरार बढ़ती है। What is the theme for the International Day of Mathematics 2025? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। देखिए पाई डे से स्टार्ट करेंगे। पाई डे एनुअल सेलिब्रेशन है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, पाई आप सभी जानते होंगे। तो पाई क्या होता है? 3.14। तो तीसरा महीना है और 14 तारीख है 14। तो इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हो रहा है ना, 3.14 तीसरा महीना और 14 तारीख 314। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स आ गए जो पाई की वैल्यू होती है। और इस डे की स्थापना की गई थी 1988 में लैरी शो के द्वारा। तो जो पाई की वैल्यू सबसे पहले मैथमेटिशियन आर्किमिडीज द्वारा डिटरमाइन की गई थी 1737 में। लियोनार्ड यूलर ने जो इसका सिंबल है उसको यूज़ किया। और आप सभी जानते हैं कि सर्कल के सर्कमफेरेंस का उसके डायमीटर के प्रति जो रेशो होता है उसे पाई कहते हैं, 3.14। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की। यूनेस्को ने अपनी 14th जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान पाई डे को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स डिक्लेयर किया था नवंबर 2019 में। यानी कि पाई डे अब मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाया जाता है और 2025 में इसका थीम है मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। वैन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 15। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी रहे हैं यूएस के, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा था यूएस कांग्रेस को 15 मार्च 1962 को कंज्यूमर राइट्स से संबंधित। तो उसी से इंस्पायर्ड है ये डे, हर साल मनाया जाता है। इस बार थीम रहेगा जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अच्छा, भारत नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाता है 24 दिसंबर को। ये कई बार पूछा जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है भारत में? 24 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अडॉप्ट किया गया था। What is the name of SBI's collateral free digital loan product for women led MSMEs? महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs के लिए SBI के संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण प्रोडक्ट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, SBI अस्मिता। तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं महिलाओं के लिए। एक तो है SBI अस्मिता जो कि कोलेट्रल फ्री डिजिटल लोन है उन MSMEs के लिए जिनका नेतृत्व महिलाएं करती हैं। दूसरा है नारी शक्ति जो कि एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड है।
अच्छा, SBI लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, ये एक और इसमें ऐड कर दिया मैंने, बात करी है SBI लाइफ इंश्योरेंस की। इन्होंने 2 नए चाइल्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक तो है SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर स्टार, दूसरा है SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इन्होंने सीतारा हेल्थ कैंपेन लॉन्च किया है तमिलनाडु में। ये भी महिलाओं से संबंधित है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर रिक्रूट कर सके। Who won the World Junior Chess Championship 2025 in the Open Section? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में किसने जीत हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रणव वेंकटेश। ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 जीती है पेट्रोवैक मोंटेनेग्रो में, और ये 7th वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है इंडिया से। अगर हम मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज की बात करें, विश्वनाथ आनंद भारत के पहले वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन रहे हैं। 1987 में इन्होंने एक राउंड जीता था। विच बैंक हैज़ रिन्यूड द MOU विद द इंडियन आर्मी एंड CSC ई गवर्नेंस फॉर प्रोजेक्ट नमन? किस बैंक ने प्रोजेक्ट नमन के लिए भारतीय सेना और CSC ई गवर्नेंस के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक, इंडियन आर्मी और CSC ई गवर्नेंस, इन्होंने अपना MOU रिन्यू किया है, जिसके तहत जो प्रोजेक्ट नमन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, वेटरन्स के लिए है ये, जो 26 डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स हैं वहाँ पर इनको लॉन्च किया गया है। तो सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आर्मी वेटरन्स को, उनकी फैमिलीज़ को, जो भी उनके किन्स होते हैं उनको। डिजिटल सर्विसेज और भी तरह की उनकी डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वेयर विल द सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो बी स्टेब्लिश्ड? स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ, जिसके तहत हैदराबाद में सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है कोल इंडिया लिमिटेड और IIT हैदराबाद के बीच। इसका मकसद है क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज एंड डाइवर्सिफिकेशन को डेवलप करना, कोल यूटिलाइजेशन प्राप्त करना। इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी ग्रोथ विच एयरलाइन इज रैंक्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इन 2024? सीट क्षमता वृद्धि के मामले में 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कतर एयरवेज। देखिए, इंडिगो एयरलाइन की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड की 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है अगर हम सीट कैपेसिटी की बात करें। और किससे पीछे है ये? कतर एयरवेज से। ये हमारा क्वेश्चन था। तो फास्टेस्ट कौन सी है? कतर एयरवेज। इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी 2nd नंबर पर इंडिगो एयरलाइन है, ऐसा बताया गया है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के डेटा से। और अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ, तब इंडिगो पहले नंबर पर आती है। विच कंपनी हैज़ जियो प्लेटफॉर्म साइंड अ डील विद टू ब्रिंग स्टारलिंक्स इंटरनेट सर्विसेज टू इंडिया? जियो प्लेटफॉर्म्स ने स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा को भारत में लाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, SpaceX। तो जियो प्लेटफॉर्म्स ने एलन मस्क की जो SpaceX है उसके साथ एक डील साइन किया है ताकि भारत में भी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इससे पहले भारतीय एयरटेल ने भी इसी तरह की एक डील SpaceX के साथ साइन की है। ठीक है, तो इस डील के जरिए क्या है, जो भारत में कंज्यूमर है वो भी ये पूरी किट ले सकते हैं। स्टारलिंक की एक किट आती है। इस किट में क्या होता है ना, एक तो डिश आपको मिलती है, जैसे डिश टीवी में डिश मिलती है ना, ऊपर लगी रहती है गोल, उस तरह की डिश मिलती है। एक राउटर मिलता है होम में लगाने के लिए ताकि सिग्नल पूरे घर में फैल सके। और फिर जो डिश लगी हुई है, ये ऊपर जो सैटेलाइट है इसकी SpaceX ने जो भेजी हुई है स्टारलिंक की सैटेलाइट्स, वो लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसका मतलब पास में है, तो डिले इतना नहीं रहता है सिग्नल में। तो वहाँ से यहाँ से हम सिग्नल भेजते हैं कि हमें कनेक्ट करना इंटरनेट से। ठीक है, तो वो सिग्नल ऊपर जाता है, स्टारलाइट से कनेक्ट होता है, फिर स्टारलाइट अपना वापस जो है सिग्नल भेजती है उस डिश के जरिए और आप नेट यूज़ कर पाते हैं। खास करके उन जगह पर इसकी काफ़ी प्रचलन है जहाँ पर अब तक इंटरनेट की सेवाएं नहीं पहुँच पाई हैं। तो डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है डायरेक्ट। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना? किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरा।
यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा ने 2 नई स्कीम्स त्रिपुरा गवर्नमेंट की अनाउंस की हैं फीमेल चिल्ड्रन के लिए। एक तो है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। अगर हम मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ये 50,000 रुपये डिपॉजिट करेगी हर एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब बालिका 18 साल की हो जाएगी तो उन्हें एक बॉन्ड मिलेगा जो कि 8 से 10 लाख रुपए तक का होगा। सेकंड स्कीम मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, जिसमें गवर्नमेंट स्कूटी प्रोवाइड कराएगी 140 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स को जो हायर सेकेंडरी में आती हैं। Which country recently signed 2 memorandums of understanding with India for regulation of medical products? हाल ही में किस देश ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के लिए भारत के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है अर्मेनिया। भारत और अर्मेनिया ने 2 मेजर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। अर्मेनियन फॉरेन मिनिस्टर अराजत मिर्जोयन की विजिट रही है हाल ही में भारत में, तो इसमें MOU साइन किया गया इंडिया का जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और अर्मेनिया का जो सेंटर ऑफ ड्रग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज है, इनके बीच में मेडिकल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के संबंध में है ये। दूसरा MOU सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और डिप्लोमेटिक स्कूल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अर्मेनिया के बीच में किया गया है। अर्मेनिया की बात करें, कैपिटल येरेवन है, करेंसी है अर्मेनियन ड्रैम। इन विच सिटी इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन लोकेटेड? एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन को विजिट किया है। इंडियन एयरफोर्स का ये इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु कर्नाटक में। इस तरह से पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को विजिट किया है। साथ ही इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च को भी लॉन्च किया है। इसका टाइटल है प्रोजेक्ट का स्पेस साइकोलॉजी सिलेक्शन एंड बिहेवियरल हेल्थ ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स फॉर इंडियन स्पेस मिशंस। Which ministry imposed the penalty on Reliance New Energy Battery Storage Limited for missing the deadline for setting up a battery cell plant under the PLI scheme? किस मंत्रालय ने PLI योजना के तहत बैटरी सेल संयंत्र स्थापित करने की समय सीमा चूकने के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज पर जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। ओह माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन गलत हो गई इसके ना। किस मंत्रालय ने पूछा था ना, यहाँ पर मिनिस्ट्रीज आनी थी। खैर ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है। मैं इसके ऑप्शन सही कर दूँ क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा था कि किस कंपनी पर लगाया है, फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा टफ बनाते हैं, किस मंत्रालय ने लगाया है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, खैर कोई नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा। 4 मिनिस्ट्रीज आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक पेनल्टी लगाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की यूनिट पर क्योंकि इन्होंने डेडलाइन को मीट नहीं कर पाए। बैटरी सेल प्लांट इन्हें लगाना था, PLI स्कीम के तहत लगाना था ये। तो कंपनी का नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड। इन्हें पेनल्टी लगाई गई है। 5 गीगावाट आवर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला एक प्लांट इन्हें लगाना था। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ द्वारा एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था। तो 3.1 करोड़ रुपए की पेनल्टी इन पर लगी है ये। Who has been appointed as the new CEO of Intel Corporation? इंटेल कॉर्पोरेशन के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है लिपू टेन। इंटेल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि लिपू टेन ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे इनके। लास्ट ईयर इंटेल ने पैट्रिक जेल्सिनकर को अपने CEO पद से हटा दिया था। इंटेल आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लैरा कैलिफोर्निया में है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।